नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम से हेड चैनल पर आपको रोज़ाना डेली 2 वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली वीडियो हमारी सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो अगर आप हर रोज़ 2 नई भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं आज की गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएट हो, आप तीनों पर ही मौका है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने का। जी हाँ, आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूँ ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सैलरी आपको बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। आप ये लगा लो 10वीं पास को 38,000, 12वीं पास को 56,000 और ग्रेजुएट को तो 60,000 से भी ज़्यादा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सैलरी इतनी ज़्यादा है तो हो सकता है एग्ज़ाम मुश्किल होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके रिवर्स है। इसका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी आसान होता है। सिर्फ 50 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम आपको देना होता है। तो अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना। वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा और साथ ही साथ आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करिए और चलिए मेरे साथ वैकेंसी की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से। तो देखिए, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये आई है CPCB विभाग में। अब ये CPCB क्या होता है? CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस विभाग का जो मेन काम है वो है पॉल्यूशन कंट्रोल करने का, और इसी के अंदर आज की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। तो चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। आवेदन की जहाँ तक बात है तो इसके जो फॉर्म है वो आप 7 अप्रैल से भर सकते थे, ठीक है। एंड लास्ट डेट है 28 अप्रैल। यहाँ पे जो फीस है ना, फॉर्म फीस, वो भी आपको 28 अप्रैल तक दे देनी होगी। और आपका जो एग्ज़ाम है वो जून मंथ में हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं करी गई है। लेकिन ये जो भर्ती है ये इससे पहले साल 2023 में आई थी और तब जो आपका एग्ज़ाम है वो जून मंथ में ही हुआ था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दोबारा से चांसेस हैं कि जून मंथ में ही आपका एग्ज़ाम हो। वैसे भी देखिए, अगर लेट भी हुआ तो जुलाई में हो जाएगा, इससे लेट यहाँ पे नहीं होने वाला। लेकिन मेरे हिसाब से आप यही मान के चलना कि जून में एग्ज़ाम है और इसी हिसाब से तैयारी करना। बाकी इसमें आपको और कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और फील्ड अटेंडेंट के लिए। इन दोनों ही पोस्टों के अंदर बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है, मात्र 10वीं पास। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा, ठीक है। अब बात करते हैं 12वीं पास की। तो यहाँ पे 12वीं पास के लिए भी बहुत सारी पोस्टें आई है अलग अलग। जैसे कि 12वीं पास होके आप LDC के लिए अप्लाई कर सकते हो। LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, ठीक है। आप चाहो तो स्टेनोग्राफर बन सकते हो, आप चाहो तो DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इतनी जो पोस्टें मैंने आपको बताई है डाटा एंट्री ऑपरेटर तक, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी कहने का मतलब ये है ना कि आपने चाहे 12वीं साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, आप तीनों अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे जिन बच्चों ने 12वीं साइंस से करी है उनके लिए यहाँ पे एक स्पेशल पोस्ट भी आई है, जिसमें सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं साइंस से करी हो, और उस पोस्ट का नाम है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो इसमें कौन अप्लाई करेंगे? जिन्होंने 12वीं साइंस से करी है। और बाकी इसे छोड़ के जितनी भी पोस्ट हैं उनमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों। तो ये तो बात हुई 12th पास की। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रेजुएट वालों की पोस्ट। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं, फिर आपने चाहे किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, आप यहाँ पे UDC यानी अपर डिवीज़न क्लर्क और चाहो तो असिस्टेंट, इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। UDC एंड असिस्टेंट दोनों में ही यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है और कुछ भी नहीं मांगा। हालांकि मैं सैलरी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो मिल रही है असिस्टेंट को। तो चलिए मैं आपको पोस्ट वाइज सैलरी ही बता देता हूँ कि किस पोस्ट में कितनी सैलरी मिलती है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है।
तो चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे पोस्ट वाइज सैलरी। तो देखो, अगर आप एमटीएस या फिर फील्ड अटेंडेंट में अप्लाई करते हो तब जो आपका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 18,000 प्लस सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद जो टोटल सैलरी आपकी होगी ना वो होगी 38,000 पर मंथ। ऐसे ही अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई करते हो जिसमें 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी है तो एलडीसी का बेसिक पे है 19,900 और जब इसमें अलाउंसेस मिलेंगे तो इसकी सैलरी हो जाएगी 45,000 पर मंथ यानी 45,000। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो तो इन दोनों में 12th पास क्वालिफिकेशन मांगी है और यूडीसी में मांगी है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो, यूडीसी इन तीनों में से किसी के लिए भी अप्लाई करो, तीनों की सैलरी सेम है। बेसिक पे है 25,500 प्लस अलाउंसेस मिलाने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी है वो होगी 56,000 पर मंथ। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो है असिस्टेंट की। इसके अंदर सिर्फ आपका बेसिक पे ही 35,400 है और प्लस अलाउंसेस मिलाने के बाद 64,000 पर मंथ। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी पोस्टों की सैलरी बता दी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको याद रहे। बाकी कोई कन्फ्यूज़न तो आपको इसमें होगी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो आपकी यहाँ पे जो एज है ना ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 28 अप्रैल से। तो यहाँ पे आपकी सभी पोस्टों की एज लिमिट सेम है सिवाय एक को छोड़ के। सभी पोस्टों की जो एज लिमिट है वो है 18 से 27 साल। यानी आपको ये चेक करना है कि 28 अप्रैल को आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में है या नहीं। और वहीं पे अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो असिस्टेंट की एज लिमिट है 18 से 30 साल। बाकी सब की है 27, सिर्फ असिस्टेंट की है 30 ईयर्स। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किसे कितने साल का मिलता है। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का और अगर आप आते हो OBC कैटेगरी में तो आपको मिलता है 3 साल का। हालांकि रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पर कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके कितने पैसे खर्च होंगे। ये डिपेंड करेगा बेसिकली आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से आते हो तब आपकी फ़ीस रहेगी 500 वहीं पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी फीमेल ये जो लोग हैं ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे ना तो आपसे हो सकता है पूछे भी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटे का है या 2 घंटे का। एक्चुअली ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि जो 1 घंटे का एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस यहाँ पे 500 है और जिन भी पोस्ट के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा उसकी फ़ीस है 1,000 रुपये। हालांकि आप चिंता मत करिए, जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई है उन सभी में सिर्फ 50 मार्क्स की परीक्षा है और 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। यानी कि आपकी फ़ीस 500 ही रहेगी, 1000 आपकी फ़ीस नहीं रहने वाली। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो काफ़ी ध्यान से देखना क्योंकि 50 मार्क्स की परीक्षा है इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा भी ध्यान नहीं दोगे डायरेक्ट पेपर दोगे और पेपर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है ऑनलाइन और होता है आपका MCQ टाइप का। इसका मतलब ये है ना कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर पे आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, ABCD करके 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और उनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक करके आ जाते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न जान लो। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, GK, इंग्लिश और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है ना इसमें सभी सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, यानी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सभी के मिक्स। इसे हम कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। यानी आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर 0.16 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है।
तो आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग कितनी कम है, इतनी कम किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहती। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, फ़ायदे की बात है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपका जो पेपर है वो होता है 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का। तो 1 घंटे के अंदर 50 MCQ क्वेश्चन आराम से करे जा सकते हैं, और बाकी अगर नहीं आता तब तो 6 घंटे भी कम पड़ सकते हैं ना। बाकी चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक पोस्ट ऐसी है जिसका सिलेबस अलग है, बाकी सबका लगभग सेम है। तो ये पोस्ट है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसमें 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी थी और 12वीं आपने साइंस से करी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इसका सिलेबस देख सकते हो, जनरल मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, और बाकी यहाँ पे आपको टॉपिक्स वगैरह भी दिए हुए हैं, तो यही सब आपको पढ़ना है। बाकी बात करें अदर पोस्टों के सिलेबस की, तो मैं आपको एक का बता देता हूँ, बाकी सबका सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे जनरल नॉलेज आपको पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मेंटल एबिलिटी आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, कंप्यूटर नॉलेज देख सकते हो, आपसे विंडोज़ और MS ऑफिस इन 2 चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ हिंदी भी आपको पढ़नी होगी, मैथमेटिक्स भी। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपने एग्ज़ाम पैटर्न भी जान लिया, आपने सिलेबस भी देख लिया। अब बात रही कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे। तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुकें हैं उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे परचेस करके उससे इसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पोस्टें हैं उनमें एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी कि किस किस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होता है। उससे पहले आप स्पीड देख लो। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हो तब आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ड पर मिनट। तो इन दोनों लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करनी आनी चाहिए। तो किस किस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप बस 3 पोस्ट को छोड़ देना, उन्हें छोड़ के सभी के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ऐसी कौन सी 3 पोस्टें हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, आप वो जान लो। देखो यहाँ पे MTS हो गया, फील्ड अटेंडेंट हो गया, और हो गया जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। इन 3 पोस्टों के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, बाकी सभी के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। और इतना ही नहीं, अगर आप ज़्यादा सैलरी देखते हुए स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको शॉर्ट हैंड आना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड दोस्तों एक लैंग्वेज होती है जिसमें आप बड़े बड़े पैराग्राफ को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। तो ये आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के अंदर आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन सुनाई जाती है, यानी मान लो आपको एक पैसेज सुनाया जा रहा है और उसे आपको सुनते सुनते साथ ही साथ लिखना होता है शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में, और जो आपने शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में पैसेज लिखा है वही सेम पैसेज आपको कंप्यूटर पे टाइप करके दिखाना होता है। तो यहाँ पे जो स्पीड मांगी है ना शॉर्ट हैंड की, वो मांगी है 80 वर्ड पर मिनट। ये टाइपिंग की स्पीड नहीं है, ये स्पीड है शॉर्ट हैंड की। और बाकी अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, शॉर्ट हैंड ना आता हो, तो आप स्टेनोग्राफर को छोड़ के किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ और कुछ भी छूटे ना। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आप भी इसी पेज पे आओगे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी मत डालने लग जाना, ऐसे अप्लाई आपको नहीं करना होता। यहाँ पे सबसे पहला काम है आपका रजिस्टर करने का। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी देनी है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बेसिक जानकारी देकर आप यहाँ पे सबमिट कर देना। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। लॉगिन कैसे करते हैं, जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करा है वो डालनी होती है, और यहाँ पे ये फिर फाइनली आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक करके आप लॉगिन पे क्लिक करना, लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे और फीस की पेमेंट भी ऑनलाइन ही कर पाओगे।
और बाकी इस बीच आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जो कि इस डिपार्टमेंट का ही नंबर है। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी स्टेट से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी जो जॉब लोकेशन है वो रहेगी दिल्ली। दिल्ली के अंदर सहादरा एक जगह है, वहीं पे विभाग है। और बाकी इसके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो भी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ही रहने वाले हैं। और बात करें टोटल पोस्ट की तो वो है आपकी 69। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि दोस्तों आपका हर एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है और तभी मैं रोज़ाना आपके लिए 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।